नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आपके चैनल पे उपलब्ध हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम आंगनबाड़ी की कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आंगनबाड़ी की स्थापना हमने देखी है, स्थापना की शर्तों को हमने देखा है और आज हम देखेंगे कैसे आंगनबाड़ी में हितग्राहियों का चयन किया जाएगा स्थापना के लिए और स्थापित होने के बाद किस तरह के सर्वे किए जाते हैं उसमें। तो चलिए हितग्राहियों का चयन पहले कर लेते हैं। नया नया आंगनबाड़ी खुला है ना। हितग्राहियों का चयन करने के लिए सबसे पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो सहायिका है जो उसी ग्राम से है जहाँ पर आंगनबाड़ी खुलना है और वहीं मानदेय दे करके उनको रखा गया है। तो आंगनबाड़ी खुलना है, अब उस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाना है, हितग्राहियों का चयन करना है। तो कैसे करेंगे? सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं जिसके लिए सर्वे किया जाता है। सर्वे की अगर बात चलती है तो सर्वे भाई किसी भी घटना, किसी वस्तु है ना, किसी विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेना, अवलोकन कर लेना, ये कहलाता है सर्वे। सर्वे करने के बाद जो होता है कोई ना कोई एक परिणाम पे पहुंचना पड़ता है, एक प्रतिवेदन बनता है या एक रिपोर्ट बनता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वे की अगर बात करें और आंगनबाड़ी केंद्र के अगर संचालन की बात चलती है तो आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन का सबसे पहला चरण ही होता है सर्वे करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है गांव, गली, मोहल्ले, टोला, वार्ड, पारा सब में जाएगी और वहां जा करके लोगों से संपर्क करके है ना सर्वे करेगी। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सर्वे का अपना एक उद्देश्य होता है। तो हम अभी आंगनबाड़ी खोलने वाले है ना, आंगनबाड़ी खुल रहा है और आंगनबाड़ी खुलने के बाद वहाँ पर जिस क्षेत्र में आंगनबाड़ी खुलने वाला है वहाँ पर उसके लायक हितग्राही हैं कि नहीं इसके बारे में सर्वे चलना है। सर्वे कई तरह का होगा, खुलने के बाद भी सर्वे होगा, लेकिन अभी हम खोल रहे हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ा है मानदंड क्या क्या मानदंड है, मापदंड है जिसके तहत हमने जनसंख्या के आधार पर, परियोजना के आधार पर चलाया था, है ना। तो उसी को और आगे बढ़ाते हैं। टोटल अभी तक के जितने भी वीडियोस पढ़े उसको डिटेल में देखते रहिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आगे के वीडियोस में पूछते चलेंगे। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं। तो सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए? अभी हम लोग सर्वे करने निकले नहीं हैं, उद्देश्य पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य तो रहता है कि हमको उस क्षेत्र के लोगों के साथ संपर्क बनाना है, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करना है ताकि हम उसको आंगनबाड़ी के थ्रू मिलने वाली जानकारी दे सकें। अब संपर्क स्थापित हो जाएगा तो हम उनसे मिलेंगे, यानी कि उस क्षेत्र जहाँ पर हम संपर्क करने जा रहे हैं वहाँ के क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे और उनकी वस्तु स्थिति जानेंगे। वस्तु स्थिति कैसे जानेंगे भाई? देखिए, जिस परिवार से आप या समुदाय से मिलने जा रहे हैं कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके नाम क्या है ना, उनकी आयु क्या है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है कि नहीं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके आय का साधन क्या है, आय क्या है, बच्चे कितने हैं, पोषण की व्यवस्था कैसी है, ये सारी जानकारी हमको लेना, वस्तु स्थिति की जानकारी लेना है। ठीक है, अभी हमको आंगनबाड़ी के हितग्राहियों का चयन करना है क्योंकि, और इसी के आधार पर हम उसकी वस्तु स्थिति मतलब जहाँ पे हम सर्वे करने गए हैं वहाँ की वस्तु स्थिति जान लेंगे और जानने के बाद जो है हम अपने हम क्यों इस उद्देश्य चाहें, मतलब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो अपना उद्देश्य बताएंगी कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। तो अभी तक पिछले जितने भी वीडियोस में हमने देखा है कि क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो आप लोगों को पता होगा। अभी तो पहला उद्देश्य ये चल रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र की ही स्थापना करनी है, पहला तो ये बताएंगे। उसके पश्चात जो है अभी तक समेकित बाल विकास योजना के तहत क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी, माताओं को मिलेगा, है ना। सक्षम आंगनबाड़ी योजना जो पोषण 2.0 उससे क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम है, वजन त्योहार चलता है, टीकाकरण चलता है, ये सभी का लाभ जो है किस प्रकार से, है ना, जिन कार्यक्रमों का लाभ जो है इन लोगों को मिलेगा, जिस क्षेत्र में रहने वाले हितग्राहियों को मिलेगा, इसकी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो है देगा जब आंगनबाड़ी अभी खुलने वाला है। ठीक है भाई। तो भाई जब खुलने वाला पता चलेगा तो लोग अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अब पूरा सर्वे हो गया मान लो जब मोहल्ले में, तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसके पास एक तैयार हो जाएगा चिट्ठा कि यहाँ पर कितने कितने हितग्राही हैं, मतलब हितग्राहियों का चिन्हांकन हो जाएगा। हितग्राही कौन कौन है मैं आगे बताऊंगा, बाकी अभी तक के पिछले हर वीडियो में हितग्राहियों के ऊपर ही चर्चा चल रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। हितग्राहियों पर जो चिन्हांकन करने के बाद जो है हम उसके आंकड़े बना लेते हैं और आंकड़े बना करके हम राज्य सरकार को सौंप देते हैं जिसके अनुसार सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं इनको हितग्राहियों को। तो चलिए भाई, अभी तक हमने जो जो उद्देश्य देखे हैं उसको देख लीजिए। समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करना, समुदाय की वस्तु स्थिति की जानकारी लेना, अपने कार्यक्रम की जानकारी देना, हितग्राहियों का चिन्हांकन करना और आंकड़ों का व्यवस्थापन कर लेना। अब जो है कार्य शुरू होगा सर्वेक्षण का। अब निकलेंगे इतने सारे उद्देश्यों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है सर्वे करने निकलेंगे। तो चलिए भाई सर्वे शुरू करते हैं। तो सर्वे की विधि है ना,
तो पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन हो गया। तो उसमें कैसे हम हितग्राहियों को क्या करते हैं, जब आंकड़ों का व्यवस्थापन करते हैं तो उनको वर्गवार, आयुवार, लिंगवार उनको व्यवस्थित कर लेते हैं। अब इतने देर से मैं बोल जा रहा हूँ कि हितग्राही क्या है, बार बार कन्फ्यूजन भी आ रहा होगा। तो भाई पिछले वीडियोस अगर नहीं भी देखे होंगे तो हितग्राही कौन है समझ लीजिए। हमारा पूरा परियोजना अभी जो है चल रहा है बच्चों के लिए, और बच्चे है ना कि जन्म से पहले यानी गर्भवती माता, उसके पश्चात जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो शिशुवती माता, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष के बाद जो है हम देखेंगे आगे जो 11 वर्ष से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं, और 15 वर्ष से 45 वर्ष तक की सभी महिलाएं, सभी को हितग्राही की कैटेगरी में रखा गया है। कहाँ? आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली सुविधाओं के अंतर्गत। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण विधि जो है अब देखते हैं। सबसे पहला तो अब सर्वे करने निकल रहे हैं तो सबसे पहले विषय वस्तु होना चाहिए। अब मैं आंगनबाड़ी की स्थापना हो चुकी है, अब सर्वे करने निकल रहे हैं तो मैं अभी हाल ही में जो सिचुएशन चल रहा है हमारे पास, विषय वस्तु का चयन करेंगे सबसे पहले। तो विषय वस्तु क्या होगा, कैसे होगा? तो विषय वस्तु फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमारे क्षेत्र में कुछ बीमारी फैल रही है ना। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उसको जानकारी देना है तो अपने क्षेत्र की जानकारी को रखेगी, विषय वस्तु का चयन कर ली, है ना। मान लीजिए कि अभी वर्तमान परिवेश में कंजक्टिवाइटिस, आंख आने की बीमारी चल रही है, सर्दी है, खांसी है, बुखार आना चल रहा है। अभी के परिवेश में मैं बात कर रहा हूँ भाई, जब सर्वे करने निकलेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तब की बात है। तो इस प्रकार से इन सभी पॉइंट्स को लेकर के वो एक क्या कर लेंगी, प्रश्नावली तैयार कर लेंगी। प्रश्नावली कैसे तैयार करना है वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो आप जिन लोगों के पास जाओगे, जिन हितग्राहियों के घर में सर्वे करने जब जाओगे तो है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके नाम, आयु, है ना, लिंग, इन सब की जानकारी ले लेती है। इसके पश्चात हमको क्या क्या अभी देखना है कि अभी सामान्य है ना, साधारण देखा जाए तो अभी जो है बीमारियां फैल रही, कौन कौन सी? कंजक्टिवाइटिस है ना, सर्दी है, बुखार है, खांसी है, ये सारी फैल रही हैं बीमारियां। इन सभी बीमारियों का एक लिस्ट तैयार करके वो जो है पहुंचेंगी कहाँ? हितग्राहियों के पास या अपने लोगों के पास, ठीक है, जहाँ पर उनको सर्वे करना है। अब वहाँ पहुँचने के बाद जो है, अब कभी भी नहीं पहुँच जाएंगे। मान लीजिए कि आप सुबह के टाइम अपना समय नहीं है, मैं तो 10 बजे समय है मेरा, तो 10 से 4 ही जाऊँगी, है ना, उसके बाद नहीं जाऊँगी। अब पता चल रहा है कि भाई आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, 10 बजे तक सब अपने अपने घर का काम करते हैं वहाँ पर, उसके 10 बजे के बाद सब खेत चले गए हैं और आप जा रहे हो 10 बजे के बाद, तो आपको मिलेंगे क्या लोग वहाँ पे? नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? समय का निर्धारण करना है, यानी ऐसा समय का निर्धारण करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपका संपर्क स्थापित हो सके, है ना। घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी के सभी मिल सके, कामकाजी लोग भी मिल सके। तो इस प्रकार से सर्वे का समय निर्धारित किया जाता है। अब समय निर्धारित करके आप पहुँच गए, पहुंचने के बाद आपने, है ना, परिवार का चयन कर लिया है। पहले भी आपने सर्वे किया था, आंगनबाड़ी खुलने से पहले सर्वे किया था, उसके अंतर्गत हितग्राही आ गए थे, तो आपको पता है कि ये घर में हमारे लायक लोग हैं, है ना, हितग्राही हैं। तो वहाँ पर आप पहले से ही पता है डेटा, वहाँ पर जाएंगे, है ना। जाने के बाद जो है आप वहाँ पे परिचय से, मतलब परिवार से पहले से जानते हो की बात अलग है, डेटा में है तो नहीं है तो भी आप जाएंगे और वहाँ पर उनके साथ एक परिचय स्थापित करेंगे, ठीक है। यानी आप बताएंगे कि किस उद्देश्य से आए हैं, आप जानकारी देंगे उनको। कैसे जानकारी देंगे कि भाई अभी माहौल में जो है ना, थोड़ा सा वायरस फैला हुआ है, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, सर्दी, खांसी, बुखार की बीमारी अक्सर देखी जा रही है, तो आपके घर में ये समस्या है क्या? इस प्रकार की जानकारी आप लेंगे, घर के सदस्यों की जानकारी लेंगे, और ये सभी जानकारी लेने के बाद जो है आंकड़े एकत्रित करेंगे। अब आंकड़े कैसे एकत्रित करेंगे? तो भैया अब अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या तैयार किया था? सारणी तैयार किया था ना, प्रश्नावली तैयार किया था। अब इसी प्रश्नावली में हम जो है घर में जाकर के पूछते जाएंगे, भाई नाम क्या है, आयु क्या है, लिंग क्या है ना, कंजक्टिवाइटिस है कि नहीं, इसे टिक करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आंकड़े एकत्रित हो गए, अब आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। कैसे करेंगे भाई? देखिए, मान लीजिए कि हमने जो है पॉम्पलेट तैयार किया हो, अब ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, अब पढ़े लिखे क्षेत्र में क्या पॉम्पलेट वो खुद भर के आपको दे दिए। अब पॉम्पलेट दे दिए हैं तो आप सारे पॉम्पलेट को मस्त बाद में आएंगे, है ना, आंगनबाड़ी केंद्र में आएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र में आने के बाद उसका सारणी तैयार कर लेंगे, टेबल बना लेंगे। कैसे? जो हमने शुरू में बनाया, या तो आप शुरू में सारणी बना के चले जाए, या सरकार के द्वारा जो मुहैया करवाएगी पॉम्पलेट को ले जा करके उनको भरवा लें। तो ये 2 तरीके होते हैं। अब सारणी बन गया, सारणी बनने के बाद आप इसका विश्लेषण कर लीजिए। विश्लेषण कैसे होता है कि भाई किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित हैं, किस लिंग के लोग ज़्यादा हैं, सर्दी, बुखार, जुकाम किस आयु वर्ग के लोगों को हो रहा है,
इस तरह का आपका एक विश्लेषण तैयार कर लीजिए। विश्लेषण करना क्यों जरूरी होता है मैं बता रहा हूँ। अब विश्लेषण करने के बाद जो है ना, कितने संख्या में लोगों को कंजक्टिवाइटिस हुई है, कितने लोग बुखार से ग्रसित है, इस तरह से विश्लेषण करने के बाद जो है आप उनको वर्गीकृत कर लीजिए। और वर्गीकृत करने के बाद आप अंत में तैयार करेंगे एक प्रतिवेदन। देखिए अभी तक सर्वे करने जब गई थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मैं अभी के परिवेश की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने फेस किया कि क्या क्या बीमारी थी। तो ये बीमारी से संबंधित मतलब उसको जो है प्रतिवेदन तैयार करके किसको देना है, स्वास्थ्य विभाग को, है ना, अपने नियरेस्ट जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी होंगे उनको देना है। अब वो प्रतिवेदन तैयार करेंगे, बताएंगे कि भाई हाल ही में इस तरह की बीमारी फैली हुई है जिसके अंतर्गत कंजक्टिवाइटिस के इतने पेशेंट हैं जो इस आयु वर्ग के हैं, सर्दी खांसी बुखार के इतने हैं जो इस आयु वर्ग के हैं। इस तरह से वो एक प्रतिवेदन तैयार करेंगी। उसके बाद उनको एक सलाह भी देंगे जहाँ पे वो लेटर पास कर रहे हैं कि भाई इस समय पर सभी हितग्राही घर पर उपस्थित होते हैं, यदि आप है ना सुविधा का लाभ देने इस समय आ सकते हो तो उचित होगा। मतलब आपको कारण भी बताना है, समस्या भी बताना है, उसका सुझाव भी देना है ना। तो ये सारे प्रतिवेदन में रहते हैं और उसके पश्चात जो है इसको सौंप दोगे आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता को। इस प्रकार से वो किसी निश्चित दिन पे आकर के है ना इस समस्या का निराकरण करेंगे। तो ये देखिए सर्वे का एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर हमने बताया है कि कैसे होता है सर्वे। अब आप जिस किताब से पढ़ रहे होंगे वहाँ से और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वे विधि में कौन कौन से पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो एक बार इस पर देख लीजिएगा स्लाइड में, ठीक। और अब इसके बाद देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है वो सर्वे करने जब जाती है लोगों के बीच में, तो एक्चुअल में सरकार के चल रही योजनाएं और जो जनता है उनके बीच की कड़ी होती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, है। तो इससे क्या होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचेगा। तो जब भी हम सर्वे करने जाते हैं तो काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। अब सावधानी किस तरह से बरतनी पड़ेगी जरा समझिएगा। सबसे पहली चीज़ तो सर्वे करने जब जा रहे हैं तो कार्य क्षेत्र का चयन करना बहुत जरूरी है। अब आपका कार्य क्षेत्र जहाँ जाना ही नहीं है, जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ पहुँच गए हैं। जनरली क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर है ना सुविधाएं कम हो वहाँ पर सर्वे करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो भाई कार्य क्षेत्र का निर्धारण ऐसा होना चाहिए कि कोई भी मोहल्ला, पारा, टोला, वार्ड जो है वो छूटे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संपर्क में बन जाए, है ना। दूसरा, साक्षात्कार का एक निश्चित उद्देश्य होता है और उद्देश्य कैसा होना चाहिए, जब आप लोगों के बीच संपर्क साधने जा रहे हैं तो साक्षात्कार जब करोगे तो आप जब विषय वस्तु बताओगे उनको तो एक स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है। और जिस टॉपिक पे बात करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सर्दी खांसी जुकाम के बारे में बात करने जाए तो उसी के बारे में चर्चा करके आप उनसे डेटा एकत्रित कीजिए। इसके पश्चात समय का निर्धारण कीजिए। समय का निर्धारण अभी मैंने कहा है कि भाई ऐसे समय पर जाइए सर्वे करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच संपर्क स्थापित हो सके, ठीक। इसके पश्चात जब परिवार का चयन किया जाएगा तो ऐसा परिवार ही चयन कीजिए जो हितग्राहियों की श्रेणी में आते हैं। भाई जहाँ पर किसी प्रकार की समस्या ही नहीं है वहाँ पर आप सर्वे करने जाएंगे, है ना, तो उस मोहल्ले में आपको ज़्यादा हितग्राही नहीं मिल पाएंगे, तो जो सुविधाओं का लाभ जो है जनसंपर्क में ज़्यादा पहुँच नहीं पाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। परिवार का चयन करने के बाद जो है आंकड़े एकत्रित करना, है ना, परिवार से परिचय बनाना। परिवार से परिचय बनाने का उद्देश्य ऐसा है कि भाई आप अचानक से किसी के घर में पहुंचोगे तो हर इंसान चौंक जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका जो बात करने का तरीका बहुत ही विनम्र होना चाहिए, है ना, उत्साहवर्धक होना चाहिए और सकारात्मक और अच्छे श्रोता की तरह उनकी बातों को सुन करके उनको योजना के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आंकड़े एकत्रित करना है तो जब जैसा आप उनको बताते जाओगे वैसा वो बताते जाएंगे, है ना, आपको उत्तर देते जाएंगे, प्रति उत्तर मिलेगा। तो प्रश्न ऐसा कीजिएगा सरल कि उत्तर भी सरल रूप में मिले, तो आंकड़े भी आपको सही तरीके से सुस्पष्ट और संपूर्ण जानकारी का मिलता है। आंकड़े एकत्रित करने के बाद जब आप उसको लाओगे अपने सेंटर पे वापस तो उसका विश्लेषण करना रहेगा। तो विश्लेषण ऐसा होना चाहिए कि जो उद्देश्य जो लेकर आप गए थे उसी उद्देश्य पर आधारित हो और सुस्पष्ट हो। विश्लेषण करने के बाद उनका वर्गीकरण करना है, क्या करना है वो भी मैंने बताया था। वर्गीकरण इस प्रकार से करना है कि जब आप प्रतिवेदन बनाओगे तो आपकी रिपोर्ट भ्रामक नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसको रिपोर्ट दे रहे हो वो उसको स्पष्ट तरीके से समझ ले, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। और अंत में, है ना, जब आप प्रतिवेदन बनाओगे तो सारणी को भी वहाँ पर दे दीजिए जो उनके पठनीय हो, साफ सुथरे लेखन शैली में हो, सुस्पष्ट हो। इस प्रकार से सर्वेक्षण के दौरान इस प्रकार की सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। यदि इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा कम से कम, है ना। प्रश्न कैसे बनेंगे आप देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल क्वेश्चन यहाँ से तैयार होंगे,
है ना, इसके लिए कोई भी और छोर नहीं रहेगा। साइकोलॉजी का कोई और छोर नहीं होता है। इस टॉपिक से साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको लोगों के बीच जाकर संपर्क स्थापित करना है सर्वेक्षण में। अब जब सर्वे करने जाओगे तो किस मानसिकता के लोगों से आपका सामना हो रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हो। तो इसके क्वेश्चन आप इस टॉपिक को इत्मीनान से समझ लीजिए, वीडियो देखिए, और जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से एक बार और रीड आउट कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।